खबर है में खुश आमदेद। मेरे साथ आरमीद भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, आज एक अहम समात थी। राना शमीम साहब ने आज भी असली बयान हल्फी जमा नहीं करवाया, लेकिन उन्हें कहा गया है कि मंडे तक वो करवाएं। इसके साथ ही उन्होंने बाहर जाने की ख्वाहिश का इजहार किया है, जिस पर हाई कोर्ट ने उन्हें रोक दिया है। उधर कमिश्नर इस्लामाबाद ने भी वजारत दाखिला या कंसर्न जितने भी डिपार्टमेंट उनको कह दिया कि ये भाग सकते हैं, इनका नाम ECL पे डाल दिया जाए। इसके साथ अपोजिशन, आपने कल सुना ही था, 23 मार्च की तारीख दे दी है। लोगों को लगता है अपोजिशन भी सत्तू पी के सोने जा रही है, क्या मसला है। इसके साथ ही EVM जो हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, इस पर गवर्नमेंट की जो तजावीज़ कमेटी की हैं वो भी सामने आई हैं। उस पर कुछ कमेंट जो है इलेक्शन कमीशन ने भी किया। उन्होंने कहा जी टाइम लाइन हमारी मर्जी की होगी। तो इसमें ये कहा क्या एक पेज पे आ जाएंगे। और गैस और बिजली की कीमतों में इजाफा, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की बात करेंगे। रेवेन्यू में जो इजाफा टैक्सेस में हुआ 303 अरब रुपए का पिछले 5 महीनों में, वो भी देखेंगे FPR की कारकर्दगी किस तरफ जा रही है। बड़ी साहब, लेकिन आपकी तरफ आते हैं। ये राना शमीम साहब कह रहे हैं जी कि क्या वो मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। देखिए, बयान हल्फी की तबीयत भी तो ख़राब हो सकती है ना, शायद उसकी इलाज मुआवजे के लिए कोई ज़रूरत पड़ जाए इनकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायद साहब, देखिए आपके 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाले जी 4 महीने के लिए इलाज, 4 वीक के लिए इलाज के लिए जाते हैं, 2 साल नहीं आते। तो बयान हल्फी तो है ही मशकूक। वो तो बेचारा बहुत ज़्यादा अपाहज है। लेकिन इरशाद इदारे को बेल आउट कर दिया आज हमने। वो कैसे हो सकता है? उन्होंने कह दिया जी कि ये जो लिखा गया है, उन्होंने रोना पिटना पाया होना ना यार। देखिए काजी साहब, अच्छा, अदालतों का हर फैसला सर हुक्म। आपने भी सारी उम्र जर्नलिज्म की है, मुझे बताएं, एक हल्फिया बयाननामा किसी ना किसी मकासद के लिए दिया जाता है। वो बयाननामा मैं कैसा छाप सकता हूं जो किसी अदारे में पेश ही नहीं हुआ? मेरी खुद तहकीक है, मैं बाद में वो फाड़ दूं। अच्छा, नहीं, ये कह रहे हैं कि वो निकला ही नहीं, लीक भी नहीं हुआ, तो फिर क्या ख्वाब आ गई थी जिन्होंने खबर दी है? देखिए, मैं बताऊं, अगर हुकूमत इस पे पसपाई ना अख्तियार की और इमरान खां बने, गो के इमरान खां की टीम ने उन्हें इमरान खान नहीं रहने दिया 25 जुलाई 2018 से पहले वाला, वो इमरान खान नहीं है इस वक्त, ये मेरी राय है। कादी साहब, इसमें अहम पार्टियों के सरबराह इंकशाफ होंगे। ये साजिश, देखें, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार नहीं, उस पर असल प्रेशर है कि वो फैसला लिखता कोई था, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट, और करवाते साकिब निसार इम्प्लीमेंट थे। 2 अदारे मुल्क के आपके मेन टारगेट कर रहे हैं। अगर इन्होंने उस अदारे को भी छोड़ दिया तो फिर मेरा ख्याल है कंटेम्प्ट ना करें राना शमीम पे। उसने तो बेचारे ने लंदन लिखा है, वो तो इधर शाया ही नहीं किया उन्होंने। देखें, वो इतने मियाँ साहब के एहसानात थले, मतलब है यार मलक साहब, तुसी बादशाह आदमी हो, चुपो मैनू के पकौड़े ना लग रहे। एक एफिडेविट लंदन उन्होंने रखा राना शमीम ने, वो सही है, जाली है, इल्जाम झूठे हैं, सच्चे हैं। वो पाकिस्तान के किसी इदारे में भी नहीं आया। आज भी मौजूद अदालत उन्हें कह रही है, फिर आप हमें भी इजाजत दें, हम उन्हें दिल खोल के भड़ास निकाले इदारों के बारे में। फिर ये सिलेक्टेड इंसाफ करेंगे तो याद रख ले, हमने बड़े बड़ों को बर्दाश्त कर लिया, ये नहीं होगा। नहीं, अब वो खुद मलिक साहब वो तो कहते हैं मुझे बाहर जाने दें। नहीं, देखिए काजी साहब, असल वो हमारे प्रोड्यूसर साहब कोशिश कर रहे हैं कि कोई लॉ का मतलब हमें को माहिर मिल जाए। हम तो जर्नलिस्ट है, हमारा काम तो नहीं कि हम लॉ की डेफिनेशन करें, मगर जहाँ तक मुझे समझ आई है 2-3 चीज़ें बड़ी अया है। एक तो उन्होंने इनकार नहीं किया, उन्होंने कहा हाँ मैंने लिखा है, और मैं उससे पहले भी उनका पहले प्राइवेटली जो उनका कहना था कि उनकी जो महरूम बीवी है वो समझते हैं, वो अखलाकी तौर पे समझते हैं जो चीज़ उन्होंने अंदर छुपा के रखी है उन्होंने स्टोर की हुई, ये उनका मौक़िफ़ है। तो एक तो पहली बात है कि बयान हल्फी की तो उन्होंने तस्दीक कर दी है। अब लड़ाई ये है कि वो असल वाला आए, हमें दें, पीर नहीं तो आपको अदालत ने कह दिया कि हम फर्द जुर्म लगा देंगे, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने फिर कहा, उन्होंने कहा जस्टिस निसार को आप बुलाएं और आप उनसे आर्गूमेंट करा लें। ये क्या बात हुई? मैं बयान हल्फी देता हूँ आपके बारे में कि जी आपने ये किया, आपने अपने कॉलेज के यूनिवर्सिटी किया, नजर नहीं, मुझे क्या नुक्ता नजर है? इतना फजूल नुक्ता नजर को हो सकता है उनका कि यार एक बंदे बयान हल्फी देता है, उसको भी बुला लो, अपना कल टोनी ब्लेयर को बुला लो। कादी साहब, मैं अब तुम कौन हो? वो मियाँ साहब ने जब तुम्हें जज रखा हुआ था वो इंटरव्यू खत्म हो गया। कादी साहब, गुजारिश ये है कि देखें, जिस चीज़ को अकल तस्लीम ना करे उसमें आर्गूमेंट की गुंजाइश होती है। मैं एक बयानिया हल्फिया लिख के लंदन रखाता हूँ कि फलां बंदे ने मुझसे पैसे लिए हैं काम कराने के लिए और मुझे अगवा करना चाह रहा है, क्या ये सारे बुला लेंगे उस? और फिर मैं अखबार को लीक करता हूँ, अखबार को लीक करता हूँ, छपवा देता हूँ। अच्छा, मैं मौजूदा सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म पर
किसी पर इल्जाम लगा देता हूँ और एफिडेविट लंदन होता है मेरा, पाकिस्तान में नहीं होता। बड़ी साहब मेरा सवाल और आपसे, तो क्या उन सबको आप बुला लेंगे? नहीं, एक कच्ची विकेट पे खेल रहे थे तो लंदन से आने की क्या जरूरत थी? पता था तो था आप कर क्या रहे हैं? अब आप भागना चाहते हैं। अगर वो सच्चा था तो आए लड़े। मलक साहब की राय काबिल एहतराम है। पहली दफा वो कह रहे थे कि मुझे पता ही नहीं ये जो एफिडेविट लिखा जो मैंने लिखा वो है कि नहीं है। आज कहने आज कहते हैं वही है। इन्हें क्या ख्वाब आ गई? लॉकर में पड़ी हुई चीजें उन्होंने कैसे पढ़ ली? मैं आपसे बहस नहीं कर रहा क्योंकि अदालती केस है, हम किसी की नहीं। मेरी बहस ये है कि एक रियासत होती है, एक मुल्क होता है, ये दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है। एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस एक इल्जाम लगा रहा है, चले गलत लगा रहा है, प्लानिंग से लगा रहा है, साजिश कर रहा है, और एक साबिक चीफ जस्टिस पे लगा रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि इसको इसने जाने दी, इसको इन्वेस्टिगेशन नहीं जाना चाहते यार। चीफ जस्टिस वो खुद भाग रहा है, वो अदालत। आप थोड़ा सा टाइम दे देना। अगर इसमें अदारे को छोड़ दिया फिर मेरा ख्याल है मेरी गुजारिश समझे। दो आप कहते हैं ना हो गया नहीं, मेरी सुन लेना। मैं मौजूदा प्राइम मिनिस्टर पे कोई इल्जाम लगा देता हूं झूठा। आप आ रहे हो उम्मीद भट्टी है, मैं साबिक चीफ जस्टिस हूं, मेरा मैटर करता है। साबिक चीफ जस्टिस नहीं, वो यार खलोत जाए ना, वो तो कहता लंदन जान दो। ये आम शहरी नहीं है भाई, वो खाद शहरी भी नहीं रही है। उस दिन थोड़े दिन पहले आया था, उन्होंने कहा था साबिक चीफ जस्टिस की तौहीनदार ही होती। वो गिलगित बल्तिस्तानिया के चीफ जज थे, चीफ जस्टिस नंबर 1 नहीं थे। वो एग्जेक्टिव ने रखे थे तो मियां साहब ने मुलाजमत दी थी। वो मियां साहब ने जज तो थे ना, ये तो माने ना। चीफ देखे इल्जाम लगाया ठीक है, लेकिन इल्जाम साबित किसने करना है? वो तो अदालत में चला गया। यार मेरा आर्गूमेंट ये है, एक चीफ जज जो कह रहा है कि जब मैं सर्विंग था और एक चीफ जस्टिस सर्विंग ने मुझे ये बात की, मेरे ख्याल में मेरी बात आपसे सवाल है, ये बनती है, आपकी बिल्कुल बात ठीक है। वो आए, वो सामने रखें, वो जो है बजाय यहाँ से भागने के, अगर वो चोर नहीं है तो ठीक है, और साथ बाकी के एविडेंस लेके आए जो साबित करे कि साकिब निसार ने ये किया था, तो यहाँ खड़ा वो तो खुद भाग रहा है। तो गलत बात है। गलत बात मैं यार तो ये समझ नहीं आती कि 2 नंबर की है, देख नंबर की है। आई एम नॉट डिफेंडिंग राणा, यू आर डिफेंडिंग हिम एंड यू हैव एवरी राइट टू डिफेंड हिम। नो यू टेकिंग यू हैव एवरी राइट टू डिफेंड, यू आर टेकिंग मी रॉन्ग। मैं ये कह रहा हूं कि यार ही एक पर्सन इल्जाम लगा के भाग रहा है, तो पकड़े ना अदालत। और यार मैं पकड़ूं या ना पकड़ूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं उसकी क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी? अच्छा काजी साहब, मैं इसका जवाब देता हूं। क्रेडिबिलिटी तो उनकी होती है ना, ये सादी। अच्छा, अब अपोजिशन साबिक वज़ीर आज़म जिसकी बड़ी इज्जत देते हैं, साबिक जज नवाज शरीफ साहब 1 करोड़ दफ़ा आर्मी चीफ का रिजाइन मांग चुके हैं। सुन लें, 5 जजों को DGISA का रिजाइन मांग चुके हैं साहब का। वज़ीर आज़म इमरान खान को कहते हैं झूठा है, ये है ही नहीं, तो ये सारे क्या आके रिजाइन दे दें? आके साबित करें ना। अब क्या आर्मी चीफ कहे आपके जी 3 दफा के वज़ीर आज़म ने इल्जाम लगाया वो बड़ा अहम है, भाई वो आके इल्जाम साबित करे। एक और बात नहीं देखे, इल्जाम और साबित होने में फ़र्क है कादी साहब। गुजारिश है, इल्जाम तो नवाज शरीफ भी लगा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ने दबाव डाला, जज फैसला करते थे इन 5 जजों को बाहर फेंको, फिर फेंक दो उन सारों को। भाई अगर आपने ये जो आपका आर्गूमेंट है ना, इल्ज़ाम लगाना, गज़ल लगाना, सही लगाना, अगर कोई शहरी गलत इल्ज़ाम लगाता है उसकी भी सजा है, कानून इजाज़त नहीं देता। अगर वो सही इल्ज़ाम लगा रहा है तो वो साबित हो जाएगा। इसके लिए इदारे बनाए जाते हैं, ये फर्द का काम नहीं है। अच्छा मेरी राणा साहब सच्चे हैं झूठे हैं, ये बताएं राणा साहब का नाम मौलाना हक सच है। मैं कहता हूं इदारों का काम है ना, जिन्होंने दिया है वो उन्होंने कभी तजद कज़ा नहीं की, लंदन नहीं की नवाज शरीफ। अब साबिक वज़ीर आज़म जिनका नाम इमरान है, जो कागजों में मुजरम है, उन्होंने भी 3 दफा नवाज शरीफ जी हाँ, उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ रिजाइन दे। सुन लेना, तो दे देगा ना, वो DGISA दे। इमरान खान सिलेक्टेड है, इसकी कोई हैसियत नहीं, ये तीनों खत्म कर दे। फिर तो इल्जाम तो उन्होंने भी लगाया 3 दफा वज़ीर आज़म है, 3 दफा। इसका क्या कानूनी तरीका? अगर ये कानून के खिलाफ है तो तीनों अफराद उसको अदालत में ले जाके। मुझे बताएं मलिक साहब, एक खबर बहुत बड़ी आ गई है, ये तमाम कोरियर सर्विस लंदन की बंद हो गई है। अच्छा, वहां से कोई बयान एल्फी यहाँ नहीं आ सकता। ओए दसन दिया बेचारा थां ला बंडे ने की कर दिया मलिक साहब को डिफेंड भी कुछ चंगे, मतलब वो थक करो कि जितना हो सके, मतलब है कि वो तो खुद भाग रहा है। देखिए मलिक साहब, अदालत ने रोका है और उन्हें ECL पे डाल दिया है। जज साहब ने ये नहीं कहा कि मेरा बयान अल्फी जैली, उन्होंने कहा ये मैंने बयान दिया है। यार बयान दिया कि फलां बंदा मेरे से 5 अरब रुपया ले गया, उसको गोली मार दोगे, उसकी तहकीक करेगा ना, वो साबित करे कि सबूत दे। हाँ, अगर वो सबूत देते हैं, ऐसी एविडेंस है,
इस तरह तो हर चीज। और भट्टी साहब मेरे ख्याल में मामला और फैसले भट्टी साहब, जिस तरह हमारे किसी भी सियासतदान का अपने बच्चों से सिर्फ कोई तल्लुक नहीं है, का ये अपने पोते से कोई तल्लुक नहीं है जिसके पास वो। अच्छा मैं अर्ज करना, साकिब निसार साहब का एक कसूर है कि 30-40 साल से मुल्क की अदलिया को हमले करने वाले, अब ताड़ड़ जज था उसके जरिए खरीदने वाला के दबाव में वो नहीं आए और उनके दौर में इनको सजा हो गई। उनमें 16 जज साहबान ने ये केस सुना, 5 एक चीफ जस्टिस अब भी हैं, एक आना है, तो इसका मतलब सब पे इल्ज़ाम है। वो तो यार क्या कर रहे हो खुदा के वास्ते, इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम नहीं होता। हाँ अगर एविडेंस अच्छी हैं तो आके वो प्रॉपर केस लड़े। और इल्जाम लगाने वाले बंदे को इसलिए मुस्तकिल जज नहीं बनाया गया कि उसने अपनी डेट ऑफ बर्थ में टेम्परिंग की थी। मलिक साहब ये नजर नहीं आया आपको? नहीं तो आप यार जब अदालत में बंदा पेश होता है ना गवाह, तो भट्टी साहब जो वकील होता है ना, वो देखते हैं इसके क्या क्या क्रेडेंशियल्स हैं। और इससे पहले केस तो कोई नहीं सी, एक किधर 2 नंबर करते फड़े तो नहीं गया। Look at the people while you know credentials. साबक हुकूमत हो या मौजूदा चेंज करना पड़ेगा गया। काजी साहब जब नवाज शरीफ आपके साथ चले तो सारे उसके गुनाह माफ थे। मुझे अभी याद आ गया वजीर दाखिला अपने ब्रिगेडियर एक फिक्र लें एजाज साहब का, उन्होंने कहा आपका ख्याल है नवाज शरीफ को हमने करप्शन पे निकाला है, उसकी गलत काम। ब्रिगेडियर एजाज वजीर दाखिला इमरान खान का ऑन रिकॉर्ड कह रहा है कि हमने इसको इसलिए निकाला कि यार उसको तो अदालत ने निकाला है। वो मैं उनका बयान दे रहा हूँ। तो अगर आपका ख्याल है कि नवाज शरीफ को आपने इसलिए निकाला वो करप्ट है, तो फिर आप कुछ और आपको भी कुछ अच्छा आपको शक है करप्शन नहीं हुई? मैं तो कह रहा हूँ करप्शन आया, मगर मैं कह रहा हूँ इमरान नवाज शरीफ को करप्शन से नहीं निकाला गया, इस निजाम खराब करने पे नहीं निकाला गया, उसको इसलिए निकाला गया। मनी लॉन्ड्रिंग होती है। आप कामे को ना खाली मलिक साहब 2 मिनट ठहर देना, अब आप कामे पे डूब के मर जाना, 2 मिनट ठहर जाए। वज़ीर आज़म जो है वो वर्क परमिट लेके तीनों प्रोग्राम करते हैं, तीनों की इंडिपेंडेंट राय है। सोशल मीडिया पे बेशुमार लोग हमें बुरा भला कहते हैं, हम किसी को अदालत में लेके गए क्यों? वाई? इसी तरह एक करैक्टरलेस आदमी इल्जाम लगा रहा है क्रेडिबल चीफ जस्टिस साकिब निसार पर, एक आर्मी चीफ पर, क्या इन सारों को गोली मार दे? यार व्हाट इज दिस यार, ये मुल्क है। और जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक तो वो कन्विक्ट है, और उसके बाद ये कि उसका कोई, ये मलिक साहब चाहने वाले भी यहाँ ये नहीं कह सकते कि वो करप्ट नहीं था। एक करप्ट आदमी को जो है उसका केस बनाने वाला वो ठीक है। मेरा पॉइंट ये है कि इस निजाम ने उसको करप्शन से नहीं निकाला, ये पॉइंट है। नहीं करप्शन से निकाला है। फिर आप की यार अच्छा लड़ पे सी ओथे इथे कोई आजादियां दी लड़ाई कर रहे हैं। पता आपको 2 नंबर सारा काम नवाज को करप्शन पे आपने निकाला, अभी भी चलेगा। आपने पहले हुक्म करना है, चले करें। शायद आपको मैं अर्ज करने लगा, मेरी इन्फॉर्मेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं होती नहीं है। अच्छा सुन लेना, इन्वेस्टिगेशन करती नहीं है यार। फिर सही कह रहे हैं, ज्यादा बोलना तो फिर तुसी ज्यादा बोले आप बोले। सुप्रीम कोर्ट ने GAT बनाई जिसमें ISI, MI, FIA और दीगर तमाम अदारों के लोग शामिल थे। हीरे चुन के लगाए गए उस वक्त की हुकूमत के मुताबिक। वो चीफ जस्टिस ये बनाई खुद वजीर आज़म ने। उनके लिखे हुए वॉल्यूम के बाद उनको सजा हुई मेरे मोहतरम। हाली उन्होंने शौक से नहीं दी, मेरी थोड़ी सी सिर्फ फैक्ट्स पे चले जाए आप। तो अब मुझे भी सुन लेना, वो सुप्रीम कोर्ट ने जब वो केस गया एहतसाब अदालत पे, अब नवाज शरीफ का केस ही है कि वो जो पनामा का केस था अली जफर हमारे दोस्त सेनेटर कभी हुआ करते थे, वो आज हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम अली साहब। ये दोस्त कैसे आप कह रहे हैं हुआ करते थे? क्योंकि आप तक हमारी रसाई नहीं रही। हम तो आपको वजीर कानून देखना चाह रहे थे, आपने हमारी छोटी जी निक्की जी हाँ भी नहीं कबूल, ख्वाहिश भी नहीं कबूल की। अच्छा बात ये बताएं, आज जो राना शमीम का वाकया सारा आपके इल्म में है और आप माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़े बाप के बेटे हैं माशाल्लाह, क्या है इसमें राना शमीम में? तो आप समझते हैं कि ये केस प्रूफ साबित कर सकते हैं, एविडेंस है इनके पास, सिर्फ एफिडेविट ही? नहीं जी, एफिडेविट तो एविडेंस नहीं होता। सिर्फ एक शख्स का कह देना कि मेरे सामने ये बात हुई, वो तो एक हेयरसे है, वो उसको कोई आप अहमियत नहीं दे सकते जब तक कोई मजीद सबूत ना हो। और अगर क्योंकि एडमिशन नहीं है कोई साकिब निसार साहब की तरफ से, बल्कि उन्होंने डिनाई कर दिया है, तो इस एफिडेविट का कुछ सबूत तो वो नहीं पेश कर सकेंगे। इसलिए मुझे लगता ये है कि अब उनके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जो आज कार्रवाई शुरू की है, और सुनने में यही आया है कि उन्होंने उनको बाहर जाने से भी रोक दिया है, तो लगता यही है कि अब जो हाई कोर्ट है वो भी इस नतीजे पे पहुंच रहा है जल्द
कि इस एफिडेविट में कोई जान नहीं है, इसको साबित नहीं कर सकेंगे जज साहब। तो डू यू थिंक कि वो पेश कर देंगे? वो कहते हैं वो पोते के पास है, आपको तो पता है यहाँ हमारा पोतों और बच्चों से कोई ताल्लुक नहीं होता जब करप्शन के केस चले या कोई और केस चले। डू यू थिंक ही इज ट्राइंग टू रन अवे लाइक ही सॉट कोर्ट से इजाजत मांगी उन्होंने, आज उन्हें मेरे ख्याल में उस पर भी डाल रहे हैं ECL पे, तो आप क्या देख रहे हैं? ये इसीलिए मैंने कहा ECL पे जो डाल रहे हैं, जो मुझे खबर मिल रही है वो इसी वजह से होगा कि अब उनको शायद हाई कोर्ट को भी ये शक होना शुरू हो गया है कि वो अपना चूंकि अब पेश नहीं कर सकेंगे अब सबूत किसी किस्म का, तो हो सकता है वो वापस भी ना आए। लेकिन ओवरऑल मैं इस तरह ही देखता हूँ कि वो उन्होंने किसी के कहने पे शायद ये बात कर दी। अब इम्पोर्टेंस ये है, और वो एफिडेविट तो अपनी जगह झूठा साबित हो गया है ऑलमोस्ट, और हो भी जाएगा आगे जाके जब कार्रवाई चलेगी। लेकिन जो अहम चीज है वो देखना यह है कि क्या हाई कोर्ट अब इसकी फर्दर प्रोब करेगा, इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करेगा, तहकीकात करेगा कि इसके पीछे कौन था, अगर कोई है। अच्छा ये बताइए क्या चीज़ थी? वो कहते हैं कि जी जुरिस्डिक्शन नहीं है गिलगित बिल्तिस्तान पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, इसकी वैलिडिटी कितनी है इस आर्गूमेंट की? ये तो एक्चुअली ऑब्जेक्शन दुरुस्त नहीं है मेरी नज़र में, क्योंकि अगर इल्ज़ाम किसी सिटिंग जज के सामने लगाया जाए, चाहे वो गिलगित से लगाया जाए या बैरून मुल्क से भी लगाया जाए, वो चूंकि तौहीन अदालत हो जाती है, और इसलिए वो जिस भी अदालत की तौहीन हो वो अदालत उस केस की समाअत कर सकता है, उसकी जुरिस्डिक्शन है कि वो उस कंटेम्प्ट के बारे में कार्रवाई करे। अच्छा अली ज़फ़र साहब, मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ साल 2 साल में एक बड़ा एक अजीब सा ट्रेंड आया, इदारों के सरबराह और बड़े अहम लोग जो पाकिस्तान के रियासत का हिस्सा होते हैं उन पर बेशुमार इल्ज़ामात लग रहे हैं साल 2 साल से। मैं आसान ज़ुबान में पाकिस्तान का कानून इस पर क्या कहता है, नंबर 1, नंबर 2, जो इल्ज़ाम लगाता है बर्डन टू प्रूव किस पे होता है, ये ज़रा थोड़ी सी आसान ज़ुबान में हमें समझा दीजिएगा। जी देखें, जहाँ तक कानून की बात है, अगर किसी के खिलाफ भी कोई सबूत है, चाहे वो बड़े से बड़े अदारे का क्यों ना वो सरबराह हो, अगर सबूत है और सच्चाई है तो फिर आप उसके खिलाफ इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं और आप साबित भी कर सकते हैं। इसमें कोई ममानियत नहीं है, बल्कि कंटेम्प्ट का जो कानून है वो भी इसमें वाज़े तौर पे यही कहता है कि आप अगर इल्ज़ाम लगाते हैं और वो सच्चा है तो फिर कंटेम्प्ट नहीं हो सकती। तो ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि आज़ादी राय है। आप बिल्कुल, अगर कोई आपको पता चलती है चीज़ जो आपके पास जिसका सबूत है वो आप सामने लेके आ सकते हैं। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है झूठे इल्ज़ामात का, वो गुंजाइश किसी के खिलाफ भी नहीं है। अगर कोई आम शख्स के खिलाफ आप लगाएंगे कोई ऐसा इल्ज़ाम तो वो आपको अदालत में डेफेमेशन का आपके खिलाफ केस कर सकता है। इसकी सजा कितनी है अगर आप झूठा इल्जाम लगाते हैं? वो तो 6 महीने की बात है जो ओवरऑल सजा। लेकिन मैं एक सवाल और, वो कहते हैं कि जनाब जस्टिस ने सब आके अपनी ये मुझे जरा इस आर्ग्यूमेंट की कुछ समझ नहीं लग रही, हजम नहीं हो रहा कि एक बंदे ने इल्जाम लगाया, वो कहते हैं जी वो आके अपना क्लियर कर अपने आप को। ये कोई दुनिया में कहाँ पे होता है? कोई मरीख में इस तरह का कानून है या यहाँ भी है जमीन पर? नहीं, अब वो दूसरे आपके सवाल बहुत अहम सवाल है, उसको समझने की जरूरत है कि जो भी इल्जाम लगाता है जिसके खिलाफ भी, वो इल्जाम लगाने वाले को साबित करना होता है। ये नहीं हो सकता कि आप मुझे कह दें कि आप चोर हैं और मैं फिर साबित करता फिरूं कि जी मैंने चोरी नहीं की। आपको साबित करना है, आपने इल्जाम लगाया किसी के खिलाफ, आपके ऊपर बर्डन है कि आप उसकी सच्चाई, जो भी इल्जाम की है आपने लगाया, उसकी सच्चाई साबित करें, क्लियरली साबित करें। अगर आपने कर लिया तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा अली साहब, जरा रहनुमाई फरमाया आपने बड़ी अच्छे तरीके। एक तो बताएं, अगर वो एफिडेविट ओरिजिनल भी आ जाता है, क्या फिर भी उन्हें साबित करना पड़ेगा राना शमीम साहब को? और क्या साकिब निसार साहब अगर उसमें नहीं जाते, वो पाबंद तो नहीं है ना उनके जाने पर कि उन्हें बुलाया जा सकता है, आप समझते हैं? जी, जैसे जहाँ तक एफिडेविट का ओरिजिनल आना या ना आना, ओरिजिनल आने से इल्जाम जो एफिडेविट में इल्जाम लगाया गया है वो तो साबित नहीं होगा। वो सिर्फ ये साबित होगा कि उन्होंने ये एफिडेविट साइन किया या नहीं किया। तो ओरिजिनल आने की अहमियत इतनी नहीं है। वो सिर्फ इसलिए मेरा ख्याल है मंगवाना पड़ा हाई कोर्ट को क्योंकि जज शमीम साहब ने ये कहा
कि मुझे नहीं याद कि मैंने क्या बयान लिखा था, और ज़रूरी नहीं कि जो बयान शाया हुआ अखबारों में वो वही बयान है जो मैंने ओरिजिनल लिखा था। तो इस वजह से हाई कोर्ट को ज़रूरत पड़ी कि वो ओरिजिनल जो एफिडेविट है उसको डायरेक्ट करें कि वो फराहम करे, हाई कोर्ट तक पेश करे, वरना उसका ओरिजिनल एफिडेविट से आने से ये बिल्कुल नहीं साबित होगा कि इल्ज़ाम जो उसमें लिखा है एफिडेविट में वो दुरुस्त है। अच्छा अली ज़फ़र साहब, मैं एक लीगल चीज़ समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि जज साहब ने कहा है कि ये मैंने पब्लिक नहीं किया, ये मेरा जो बयान अल्फिया मैंने पब्लिक नहीं किया। तो पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे में जब वो छप गया है तो वो वहाँ से किस तरह फिर आ गया? ये कोई लीगल क्वेश्चन नहीं बनता? एक मैंने अगर बयान लिखा है और मैं कह रहा हूँ मैंने कोई इसको पब्लिक नहीं किया, और ये है भी वही जो मैंने लिखा था, तो फिर ये एक मतलब इसको आप लीगल जुबान में किस तरह समझेंगे? इसीलिए इस चीज़ को इस जो अवहाम है या ये जो डिफेंस दी गई है, इसी को क्लियर करने के लिए वो ओरिजिनल मंगवाया है, क्योंकि अगर ओरिजिनल आता है और ये नज़र आ जाता है कि ओरिजिनल वही है जो अखबार में छाया हुआ था, तो फिर वो साबित हो जाएगा कि ये दुरुस्त है जो अखबार ने छाया किया। एफिडेविट तो है, लेकिन अगर वो एफिडेविट जो लेके आते हैं वो ओरिजिनल कोई और है, तो फिर एक कंफ्यूजन पैदा होती है कि वो जो अखबार में छाया हुआ वो क्या चीज़। अच्छा अली साहब, एक मेरा भाई, ये एफिडेविट का मकसद क्या होता है? ये किसी ना किसी इदारे को दिया जाता है या सिर्फ लेके अपने लंदन के लॉकर में रख दें और इधर मुल्क में अफरा तफरी आ जाए, आप चीफ जस्टिस और अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट को बदनाम कर जाए? इसकी अहमियत, मकसद क्या होता है एफिडेविट का? बिल्कुल, आप देखें एफिडेविट नॉर्मली दिया जाता है किसी कार्रवाई के लिए। मसलन आपका अदालत में केस चल रहा है तो अदालत कहती है कि जो कुछ आपने बयान किया आप उसका एफिडेविट दे दें। अगर आप कोई तब्दील कर रहे हैं, कोई एविडेंस देना है आपने कहीं किसी ऑफिशियल जगह पे, तो वो कहते हैं कि इसके साथ एफिडेविट लगा दें। कई बार अदालतें खुद मांग लेती हैं। तो एफिडेविट किसी कार्रवाई के लिए होता है, वैसी हवा में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप वैसे ही एक बयान कर दें। तो ये जो एफिडेविट दिया गया है इसके पीछे कोई ज़रूर मकसद तो होगा, और जो एक मकसद पता नहीं सच है कि झूठ है, लेकिन जो एक ख्याल आता है वो तो ये है कि मकसद शायद यही था कि जो अदालत में फैसले जो केसेस चल रहे हैं मरीम के और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, उनमें जो जज साहिबान इन्वॉल्व हैं उनको किसी तरह इन्फ्लुएंस करने के लिए या कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए, ताकि मामला डिले हो जाए, हो सकता है ये उसके लिए एफिडेविट बनाया गया। अच्छा अली साहब, क्या इस किस्म के दबाव से अदलिया दबाव में आ सकते हैं? इस किस्म हथकंडे बाद फवाद चौधरी साहब कहते हैं और हमारे ज़राए भी कहते हैं कि राना शमीम साहब मरकज़ी मुल्ज़म जो भागे हुए हैं, नवाज शरीफ से भी उनकी मुलाकात हुई है। क्या कोई लिंक को अगर साबित होता है तो नवाज शरीफ साहब को भी तलब किया जा सकता है? अगर लिंक साबित होता है जा सकता है। अगर ये कोर्ट इसको देखना चाहे कि इसके पीछे कौन है, और कोर्ट को शक हो रहा हो कि हाँ कोई ना कोई इसके पीछे है, तो फिर ज़रूर अगर साबित होता है तो फिर जो भी होगा उसके पीछे वो इफेक्ट होगा। लेकिन आपका ये दूसरा सवाल जो है कि क्या अदालत इससे इन्फ्लुएंस हो जाती है इस किस्म के मामले से, तो मेरा ख्याल है लोगों को गलत फहमी है जो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अदालतें इतनी इस किस्म की चीज़ से प्रेशर में नहीं आती। लेकिन अगर कोई ऐसी बात हो जो कि सच हो, तो फिर अदालत का फर्ज होता है कि उसकी एंड तक पहुंचे, उसकी पूरी तहकीकात करे कि इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है जो कि सच हो और जिसके लिए कोई एक्शन लेना। बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब, आपने हमें एनलाइटन किया और बहुत सी बातें बड़ी साहब क्लियर हो गई हैं। तो बड़ी साहब जो गुफ्तगू निकली है, मुझे जो कलक नज़र आता है, जो दुख नज़र आता है, जो इनके और जो जिस पे ये लड़ रहे हैं, वो कहते हैं यार आप हमें, उनके ख्याल में, मेरे ख्याल में नहीं, कि आपने हमें 2 नंबर तरीके से निकाला, रखा भी 2 नंबर तरीके से था, तो हमें क्यों इस तरह, और हमने आपके लिए कौन सा जुर्म नहीं किया? यहाँ पे लोगों पे कोड़े बरसवाए, जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी लगवाई, तो उसके बाद यार हमें निकाल दिया। बात तो उनकी ठीक है मलिक साहब, अली ज़फ़र साहब नहायत बहुत बड़े बाप के, नहीं मेरी बात की जवाब में दुख ठीक है उनका। अच्छा 100% बहुत बड़े वालद के बेटे हैं जनाब, सेनेटर है, बड़े अच्छे आईनी माहिर हैं, नहीं मानने अलग साहब बड़ी खूबसूरत बातें कर गई हैं, वो समझा गए हैं क्या है। देखें, एक तो वो फरमा रहे हैं कि इस एफिडेविट की हैसियत ही कुछ नहीं, एफिडेविट किसी ना किसी मकसद के लिए दिया जाता है, ठीक। दूसरा, अगर इसके पीछे साजिश है कोई,
उसको भी तलब कर सकते हैं। एफिडेविट की वो कहते हैं हैसियत ही कोई नहीं, इसको साबित करना होगा कि जो ये साबिक चीफ जस्टिस पे इल्जाम लगा रहे हैं उसमें सच्चाई कितनी है। ये अंधे को भी नजर आ रहा है कि वो अपने केसेस में फंसे हुए हैं, कभी तरला करते हैं, कभी लड़ाई करते हैं, कभी गाली देते हैं, उनके पास है क्या? नहीं तो फिर जिन्होंने ये सोचा था मलिक साहब कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ का केस अदालतें नहीं सुनेंगी, डर जाएंगी, ये वीडियो लीक कर देते हैं, फिर उन्हें मायूसी होगी। या आपका अपना नुक्ता नज़र है, मेरा ख्याल है ये पॉलिटिकल, मुझे लगता है ये सियासत हो रही है। लॉ को तो मैं डिस्कस भी नहीं करता ना अदालत को। मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ की सोच ये है कि जो उनके अपना वोटर हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, वो उनको कोशिश कर रहे हैं 3 साल से कि ये साबित कर दें कि इस निज़ाम ने उनको निकाला है और वो पॉपुलर है। मेरा ख्याल है वो अदालत से इंसाफ ने निकाला था, मुझे बता जिस अदालत उनका मतलब होगा। मेरा आर्गूमेंट सुन लेना, मेरा आर्गूमेंट सुन ले। नवाज शरीफ को आपकी अदालत ने कहा आप करप्ट हैं, आप 62, 63 आप पे लगता है, आपका इखलाक भी अच्छा नहीं है, जो आपकी रूहानी अब्बा जी ने बनाई थी, जो आपने बिल्कुल सही हो गया, आपको निकाल दिया। अब नवाज शरीफ लड़ाई बेसिकली सियासी कर रहा है और यूज़ कर रहा है अदालती केस से वो बार बार ये चीज़ साबित करने की कोशिश कर रहा है नवाज शरीफ अपने वोटर्स के लिए। मैं कह रहा हूँ कि जी मैं सियासी तौर पर नहीं मरा, मुझे इलेक्शन से नहीं हराया गया, मुझे इस निज़ाम ने डंडे से निकाला है और मैं अभी भी तुम्हारे दिलों में को फतह करके मैं आपकी बात ठीक है। कल आसफ अली जरदारी ने फरमाया 2008 का इलेक्शन ठीक था जिसमें वो भी ठीक नहीं, सुन ले, उन्होंने कहा 13 का भी आरओ का इलेक्शन था, बाकी सारे फ्रॉड है। अब क्या करें कि जिसमें ये हर जमात जीत जाए, कोई ऐसा तरीका बताएं ताकि हमारे मेरा आप यही आर्गूमेंट है ना कि हमें कहीं न कहीं पाकिस्तान को एक जगह खड़ा होना पड़ेगा। आपको 1980 का 90 का भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हो चुका है। कल भी मैंने उस केस का जिक्र किया था कि वो जो असगर खां केस है, हमें कहीं ना कहीं आके चीज़ों को साफ करना। मलिक साहब इस मुल्क में ताकतवर को सजा नहीं होगी। अहम तरीन बटी साहब ब्रेक है, बटी साहब नोटों के लेकिन वज़ीर आज़म को वो नजर नहीं आता। बटी साहब ब्रेक है बटी साहब ठीक। मलिक साहब मैं आपको ये कह के जा रहा हूँ, ये साफ करने के लिए गंद किसी ने निकाला था, अब इसकी दोबारा अहया के लिए भी कोशिश कर लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। बहुत सी खबरें अहम हैं। अपोजिशन ने लॉन्ग मार्च क्यों दे दिया, तारीख लंबी दे दी, और इलेक्शन कमीशन और हुकूमत दोनों EVM वोटिंग पर एक पेज पर आ जाएंगे या नहीं, और फिर गैस और बिजली की कीमतें। एक ब्रेक के बाद बड़ी साहब अजीब सी दुनिया है, हम रोज़ आप उसके साथ बैठते हैं, आपकी मेहरबानी है, आप हमें प्रोग्राम में अच्छी बातें बताते हैं। अपोजिशन ने लॉन्ग मार्च की तारीख दे दी, 2 नंबर बहसें, 2 नंबर की डेडलाइना, 2 नंबर गुफ्तगू, अब आपके भी रियल मसाइल, गुरबत, भूख, महंगाई, वो पीछे चली गई और आगे राना शमीम साहब आ गए। अच्छा, ये हमेशा क्यों राना शमीम साहब आगे आ जाते हैं? कादी साहब, इन्हें कोई ना कोई कवर चाहिए होता हमेशा। ये बरतानिया दौर के जो फ्रॉडी हैं, मैं किसी एक बंदे का नाम नहीं ले रहा, लेने की जरूरत नहीं, सन पता लग गया। लॉन्ग मार्च कौन करेगा जो 3-3 करोड़ की गाड़ी पहनता है, 3-3 करोड़ की गाड़ी इस्तेमाल करता है, अरबों रुपए में जिसकी इनकम है, जिसकी डबल रोटी ब्रेड नाश्ते वाली लंदन से आती है, पाकिस्तान की ब्रेड नहीं खाता है वो। दसो, पाकिस्तान की ब्रेड नहीं खाते, जो खरबों रुपए के मालक है, वो इस धूप या सर्दी में लॉन्ग मार्च कर सकते हैं? और यार मौलाना साहब का हिसाब किताब लगा हुआ है, मियाँ साहब पीछे से बेचते जा रहे हैं। आपने जो 3.5 साल इस हुकूमत को होने वाले हैं कमो बेशतर, मुझे बता दें, इस PDM ने सैकड़ों दफ़ा उनके जाने की खुशखबरी लोगों को सुनाई। क्या वो चले गए इनके कहने पे? क्या एक मूवमेंट बना सके? मौलाना ने तो ये शर्त रखी थी कि 6 दिसंबर को अगर आपने रिजाइन ना दिए नून लीग ने तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। बजाय इस्तीफा देने के कल वो देखें किस तरह बेबसी से मीडिया टॉक कर रहे थे। क्या पल्ले रह गया? मार्च में मार्च करेंगे, आगे से ना शुगल और जुगतों की तरफ जा रहे थे, मगर मैं जरा तो वहाँ एक नई हाउसिंग सोसाइटी बनवा देते हैं इनके लिए। क्यों जी, उधर क्या होगा मलिक साहब? क्यों होगा काजी साहब? देखें, कुछ चीज़ होती हैं, खबरें भट्टी साहब हमें देते हैं, थोड़ी कुछ कॉमन सेंस होती है। पीपल्स पार्टी आई, गिलानी साहब को आपने तौहीन अदालत लग गई, उन्होंने कहा जी आप वज़ीर आज़म नहीं, राजा अशरफ साहब आ गए। पीपल्स पार्टी ने 5 साल पूरे किए, मैं एविडेंस से बात कर रहा हूँ। फिर आते हैं नवाज शरीफ साहब, उन्होंने भी पार्टी ने पूरे किए। मैं ये बता रहा हूँ, पीपल्स पार्टी ने 5 साल पूरे किए। फिर नवाज लीग आ गई, नवाज लीग में नवाज शरीफ पे पनामा हुआ, अच्छा हुआ, बुरा, हम उस बहस नहीं करते। आप 62 आप पे लग गए, आप वज़ीर आज़म नहीं। फिर शाहिद खान अब्बासी आगे 5 साल पूरे हुए।
तो कहीं ना कहीं इस रियासत ने, इस मुल्क के जो अहम लोग हैं, ये कहीं ना कहीं ये फैसला कर लिया हुआ है कि अब आप हुकूमतें बदल सकती हैं मगर जो 5 साल का टेन्योर है वो आप पूरा करेंगे। अच्छी बात है। मैं आज ये कमेंट करना चाह रहा हूँ, इनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई है अपोजिशन को, जो मैं आपको बताने लगा, अपोजिशन को ये समझ आइए ना तो वाम हमारे साथ है, ना मोबिलाइज कर सके हैं, ना पोलिटिकली एक्टिव हैं। अब इनके लिए एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन है खुद इमरान खान। और अगर ये 5 साल पूरे नहीं होंगे, ये मैं आपको स्टेटमेंट देने लगा हूँ, वो सिर्फ इमरान खान अपनी वजह से चला जाए, अपनी मुहाजरा ही किसी से डाल ले, कोई एरोगेंस में चला जाए, और लीडर आ जाएगा, वो चला जाए, वो इमरान खान की वजह से सिर्फ 5 साल पूरे नहीं होंगे। ये अपोजिशन नहीं कर सकती, ये इनको समझ आ गई है। मैं वैसे थोड़ा सा आपसे बताऊं, मसला ये नहीं है कि हमें 2 नंबर तरीके से निकाला क्यों, मसला ये हमें दोबारा 2 नंबर तरीके से लाते क्यों नहीं। कई सब ये मसला बड़ा है। एक छोटा सा कमेंट, एक छोटा सा कमेंट। अच्छा मैं पहले इससे एक सवाल आपसे, प्लीज, इस्तीफों की बात करते रहे, मौलाना फजलुर रहमान पहले दिन से ये है कि मैं गलत कर रहा हूँ, नवाज शरीफ ने कहा इस्तीफे देंगे। जिन्होंने इस्तीफे देने होते हैं, 5 दिसंबर को इलेक्शन होता है, पीपल्स पार्टी भी भरपूर हिस्सा लेती है, नून लीग भी लेती है, ये इस्तीफे देने के लिए ये तो मेरे कौम को बेवकूफ बनाने की कोशिश है, बेवकूफी कर रहे हैं कि एक तरफ 18 के इलेक्शन से आप रिजाइन दे रहे हैं, दूसरा 5 दिसंबर 2021 में इलेक्शन में पूरा जोर लगा रहे हैं। साहब अपोजिशन ने जो आपने जो बात की है ना, उससे लोगों को समझा दिया कि हम आपको बेवकूफ समझते हैं, हम आपको झूठ बोलते हैं। भट्टी साहब अब आप बताएं ना, इतने अजीम और बड़े लीडर कदावर शख्सियत है मुस्लिम लीग। देखें ये परवेज लाई साहब को अगर लाइन पे लेना, वो बताएंगे ये कितने अजीम है। अब मैं मलक साहब की तरफ आ जाता हूँ। राना शमीम ने एफिडेविट दिया कि मेरे सामने इसने किया, वो कह रहे हैं कि इमरान खान को गिराने की हमें ऑफर कर चुकी है। ऑफर कौन कर सकता है? उनका इशारा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है कि मैं गलत हूँ। अब तो आपका क्या मतलब है, आर्मी चीफ इसके खिलाफ कोर्ट में चले जाए? जाना चाहिए। अगर आप कमाल कर रहे हैं, इस तरह बेमकसद लोगों की गुफ्तगू के इल्जाम पर आप इतने एक मिनट मेरा ले लेना। देखें हम ट्रेजिडी क्या है, पाकिस्तान से ट्रेजिडी है कि आपने सियासत अवाम से ख़त्म की, नज़रियात से ख़त्म की, आप ले आए टॉक शो में। जब टॉक शो में आप सियासत करेंगे ना तो फिर इस तरह की सियासत होगी। जब आपके जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में अवाम की सियासत थी ना, इस तरह का गंद नहीं था, वो अवाम और लीडरशिप के दरमियान था। अब इन्होंने करना कराना कुछ नहीं, 1 घंटा बैठ के इन्होंने इस तरह की बातें की। मलिक साहब हम भी तो यही रोते हैं कि 77 में ये गंद पड़ना शुरू हुआ, 77 के कूप के साथ हुआ। अब उस गंद को दोबारा हमारे सर पे मुसल्लत करवाना आपने। गंद वही है, जरा क्या कह रहे हैं, हमारे साथ 2 दर्जन लोग हैं। भट्टी साहब 2 दर्जन की कोई यार दोस्त ने उन्होंने मल्ले दे या MNA MP? सही भट्टी साहब ये मलक साहब आप दोनों ना कैसा बादशाह आदमी है। वो कह रहे हैं 2 दर्जन है, इमरान खान की ऑफर भी हुई है। अगर इनके पास 2 दर्जन मान लिया, करते क्यों नहीं? तो में एतमाद लाने में 1 मिनट लगाए, फिर ऑफर का क्यों इंतजार कर रहे हैं? क्यों छुप के रात के अंधेरे में, सितारों की रोशनी में, मध्यम सी रोशनी में जाके छुप के मिलते हैं और घुटनों को हाथ लगाते हैं? आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने वादा किया था, हमने नैब ने उसके बाद तंग नहीं किया, FIA ने भी नहीं बुलाया। अगर 2 दर्जन मलक साहब मान लिया है, मुझे बताएं इमरान खान इनके लिए सिलेक्टेड है, पहले दिन से वज़ीर आज़म नहीं मानते, तो ये ले आए अदम एतमाद कैसे ले आए? उनको पता है कि आप खुद वो कह रहे हैं गलत कह रहे, इस निज़ाम में आप समझते हैं। आप चले, मेरा आपसे सवाल है, दुनिया का कोई डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल लगा के जो पंजाब में इस वक्त हुकूमत है वो बचती है? मुझे बता दें, जगीर तरीन आपके सामने वो खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ये सर एक टेलीफोन का सवाल है बस। यार फिर वो ये कह देना कि जनाब हमारे पास बंदे कोई नहीं है, इसीलिए हम रात के अंधेरे में मिलते हैं। मैं ये एक टेलीफोन का सवाल है, ये उनका दावा है, मेरा तो है ही नहीं। मलिक साहब जिनके लिए हम बड़े दुखी हैं ना, वो भी एक टेलीफोन कॉल के फरजांद बिल्कुल ठीक है, बच्चे बाल के हैं, ठीक है ना? तो मेरा मतलब है टेकिंग साइड नो डिस्कशन, आई डोंट अंडरस्टैंड ये टेलीफोन के। कादी साहब एक तरफ मुझे समझ नहीं आई, अब मैं कंफ्यूज हो गया हूं थोड़ा सा, मलक साहब ने मुझे कर दिया। एक तरफ कहते हैं ऑफर है, इमरान खान को आज भेज देते हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं 2 दर्जन बंदे हैं। तो फिर ये क्या इमरान खान के हमदर्द है या इमरान खान की गुड गवर्नेंस से बड़े इंप्रेस है? पाकिस्तान की सियासत में बड़े बड़े लॉज आए हैं, लेकिन अगर तलाल चौधरी साहब के पास 2 दर्जन बंदे, इतनी पसमानदगी सियासत में कभी नहीं आई। की बात करें इस तरह नहीं, इतनी पसमानदगी मलक साहब देखो, नहीं देखिए नवाज शरीफ कहता सचता है। नहीं बटी साहब, चले मैं फेडरल हुकूमत छोड़ देता हूँ, आप बिल्कुल मैं कह रहा हूँ पंजाब बहुत बचती है, मुझे इसका जवाब मैं करे ना। मैं कह रहा हूँ पंजाब हुकूमत तो नून लीग ने अपनी फेवर में रखी है, उस्मान बुज़दार से ज्यादा उन्हें कौन फेवर दे सकता है? वही मैं कह रहा हूँ ना, जितना वोट बैंक पीछे उस्मान बुज़दार सब कर गए। इमरान खान इस डेंट को निकालने के लिए 22 साल और लगे रहे तो कुछ नहीं होगा। अच्छा ये जरा जरदारी साहब को भी सुनते हैं, बड़े दिनों से उन्होंने मतलब हमें ये नून लीग के बारे में कुछ कहा उन्होंने। हर जगह पे हम इनसे लड़ेंगे, हर मोहल्ले में इनसे लड़ेंगे,
इसलिए कि पाकिस्तान के ये खिलाफ, ये मेरी धरती के खिलाफ हैं। जो इस धरती में नहीं मरना चाहता उसको क्या मसला है? क्यों जी मलिक साहब कहते हैं इस धरती में मरना कोई नहीं, कोई एक आधा टेलीफोन आ जाएगा, फिर वो भाई भाई भी हो जाएंगे, कजन कजन भी हो जाएंगे, ये अपना राइवल भी चले जाएंगे। यार मलिक साहब पोजीशन होती है। मलिक साहब ओ यार घसीट के रगड़ा उन्होंने, पहले बुला लिया आपको, तो नोडेरो बुला लिया, वहां पे तकरीर अपने हक में करवा ली, फिर क्या चलो निकलो। यार कोई इस तरह इतना कुछ खराब करता है किसी को? मलक साहब खराब करता है सियासत बगैर किसी नजरिए की वो हो रही है। आपने सिचुएशन चले मेरी इसमें बट ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जरदारी साहब करते हैं ये मेरे लिए नहीं करते, ये किसी और को सुनाते हैं। और ये इन्होंने यहाँ पे 32,000 वो भी किसी और को सुनाते हैं। ये 32,000 वोट मेरे लिए नहीं लिया, उन्होंने पैगाम दिया, बड़ी खुशी से अपनी पार्टी को बताया कि खून साड़ी वैल्यू लगेगी। तो ये इतनी सी कोई आइडिया नहीं है। नहीं मेरी आप कहां से कहां ले जाते हैं बात। 32,000 जोड़ दे, उन्होंने कहा जो इस धरती के दुश्मन है नवाज, और यहाँ पे रहते नहीं है, भाग जाते हैं पैसे लेके। धरती के दुश्मन है हम है। अब नवाज शरीफ को नहीं चाहिए इनके खिलाफ अदालत में जाए। आप साकिब निसार को तो बुला रहे हैं, चले ठीक है जाना चाहिए। आपका कहते हैं हर बंदा है। अब मुल्क दुश्मन से बड़ा इल्जाम कुछ नहीं हो सकता। धरती माँ है और साबिक सदर कह रहे हैं ये भी, जैसे साबिक वज़ीर आज़म कहते थे ना साबिक जज, ऐसे साबिक सदर नवाज शरीफ को कह रहे हैं कि धरती के दुश्मन हैं। उनके मुताबिक मुल्क दुश्मनी क्या होती है काजी साहब? इससे बड़ा कोई गुनाह कोई नहीं। तो अब इसमें कौन कोर्ट हो जाएगा? नहीं मेरा आर्गूमेंट आप सही कह रहे हैं, 200%। मैं ये कह रहा हूँ कि जब पीडीएम हम बनाते हैं पीपल्स पार्टी वाले, फिर जब हम उनके साथ बैठे थे वो 2 साल पहले जो हमने किया था तब वो मुल्क दुश्मन नहीं था। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हम सब ने, हमारी सियासी जमातों ने ख्यालात निकाल के हम ज़रूरत के मुताबिक स्टेटमेंट देते हैं। आज इनको समझ आई है नवाज शरीफ गद्दार है। 2 साल पहले जब बिलावल और मरीम इकट्ठे बैठे थे, बहन भाई बने थे, मैंने तो नहीं कहा था ये बहन भाई तो क्लियर हुए थे। मान लें तमाम चाहे हुकूमत आज इनको याद आवाम की सियासत नहीं, माल लूटने की और माल बचाने की, और इमरान खान इसमें कोई झूठ नहीं, हुकूमत से चमड़े रहने की सियासत कर रहे हैं। दिल से आवाम को डिलीवर करने के लिए नहीं कर रहे, अपने किए हुए वादे पूरे नहीं कर रहे। देखिए मैं तो किसी को डिफेंड नहीं कर रहा। सही कह रहे हैं यार। बात सुने, अवाम ये जो बाकी हुकूमत में आते रहते, ये हुकूमत से रोज जान छुड़ाते थे मियां साहब के, ले जाओ मेरे पसंद नहीं है, ले जाओ। ओके है यार, बट साहब डबल स्टैंडर्ड्स के मारे हुए लोग। मैं सबको यही कह रहा हूं। रखा था नौकरी पे, उन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया, और की है। देखो ना आप मुझे बताएं, कसम अब भी मैं समझता हूँ मियां साहब से इंसाफ नहीं हुआ। नहीं डेली वेज अगर उनके क्राइम्स जो उन्होंने किए हैं अगेंस्ट दिस स्टेट के साथ, एक सेडिशन आर्टिकल 6 जो है, वो मियां साहब का ट्रायल ही नहीं हुआ, और हुदैबिया किसी ने नहीं देखा, टेक्निकल इंसाफ लेके गए ने, और की चाहिए दसी कोई इंसाफ नहीं किया मियां साहब के इस मुल्क ने, वरना सारी उम्र वो सूरज का चेहरा ना देखते, कोई इंसाफ नहीं हुआ। उनको हाथ फेर के चले जाओ, और यही कहा था। मलिक साहब मेरी 2 मिनट हट जाए, मैंने मान लिया, और ये भी मैं भी मानता हूँ नहीं इंसाफ हुआ। इससे ज्यादा कुछ लोगों के क्राइम्स है, खाली मियां साहब नहीं, बाकी भी नहीं। अच्छा तो जो इंसाफ नहीं करते वो भी तो मेरे मुल्ज़म है ना। बिल्कुल है मलिक साहब, मैं उनको बिल्कुल है। सवाल जो इनको माफी सवाल ये है, वो बड़ी उस दिमाग किस सवाल ये है, मुझे वो भी आइन बता रहे हैं। मलिक साहब ये सारी रूलिंग मैं एक बात करता हूं, ये मसला नहीं है, एक कोई और बंदा, इस पर गुफ्तगू से इसका ताल्लुक नहीं है। मैं कहीं डाका मार रहा हूं, और डाका मारते मैं भागता हूं, मुझे गोली लग जाती है, तो तुम सारे मैंने बचाना आ जाओगे? नहीं सही साहब, जमहूरियत मेरी 2 मिनट। इमरान खान साहब पिछले 3.5 साल से कह रहे हैं माफिया खत्म कर दिया, रोजाना रोते हैं कि जी पुराना कर्जा उतार रहे हैं। देखें 3 साल 3.5 साल में कुछ नहीं कर सके, तो भैड़े रोने ना भैड़े रोना हर बार भैड़े बच्चे की तरह पिछले मारा, मुझे चप्पड़ मारी, तो फिर खामोश ही हो जाए कि मैं नहीं इंसाफ कर सकता। फिर ये मान लें कि मैं माफिया को नहीं ख़त्म कर सका। मैंने आपसे वादा किया था मैं इस माफिया को सजाएं दिलाऊंगा, 2 नहीं 1 पाकिस्तान होगा। मैं कह रहा हूँ करप्शन पहले से अगर ज़्यादा नहीं हुई, कम भी नहीं हुई, और ज़्यादा इसका कौन जिम्मेदार है? मरहूम बड़े अच्छे दोस्त की बात बताऊँ जो फौत हो गए और बड़े 5 दफ़ा पार्लियामेंटेरियन रहे, चौधरी अनवर अजीज साहब। मैं उनके साथ पीसी में एक दफ़ा उधर बैठा था इस्लामाबाद में, मैं कहा साहब ये पीएम, उस वक्त कोई और पीएम था, ये कुछ समझ नहीं आती क्या बयान देते हैं, ये क्या करें। उन्होंने उस जमाने की बात की, शायद आज की ना हो। वो कहते हैं पीएम साहब एक जकड़बंद में बैठे होते, पीछे से कोई इधर करते इधर मुड़ जाते नहीं। ये उस जमाने की उन्होंने बात की, अब तो शायद ये लागू नहीं होती। बात यह है कि ये वादे उन्होंने नहीं करने थे। उनको सिस्टम का अगर पता होता ना कि जनाब यहाँ एक
सुप्रीम कोर्ट भी है, एक हाई कोर्ट भी है, या सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट भी है जिसके अंदर कहाँ तक टेंटिकल्स हैं, तो ये आपसे वादे ना करते कैसा आपकी इजाजत से भट्टी साहब, अच्छा उसके भी मतलब हम हैं कि हमसे वादे किए यार, नहीं वो वादे ना करते। भट्टी साहब आपके भी बड़े सोर्स हैं लंदन में, कुछ हमारे भी जानने वाले हैं और कुछ नून के बड़े अहम लोगों ने जो बात बताई है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सच बताने लगा, मगर आपका कमेंट दोनों का मुझे चाहिए इस पर। अब कहा यह जा रहा है कि जब नवाज शरीफ के साथ है हमारे चौधरी सरवर साहब, तो पहले ईंट उन्होंने चलाई थी। ये भी एक हमारा माइंड बन जाता है ना कि पहले कौन छोड़ता है। अब गवर्नर साहब को पहली दफ़ा पता चला कि IMF के हम नीचे चले गए। पहले इनको वैसे 23वां प्रोग्राम है, 22वें का नहीं, उनको 23वें पे पता चल गया कि पाकिस्तान लूट गया, IMF के नीचे चल गया। अब खबरें जो नून के बड़े अहम लोग हैं जिनका नाम लेना या मुनासिब नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि जनाब चौधरी सरवर ने लंदन में ये बात कही है कि जनाब हमें कहीं ना कहीं ये पैगाम आ रहा है कि किसी वक्त भी -1 हो सकता है, विच मीन्स के इमरान खान साहब को माइनस करके अपना आपकी पार्लियामान में कुछ हो सकता है। हो ट्रू इज दिस, ये आपको अच्छा मैं इसका जवाब देता हूँ, अगर काजी साहब इजाज़त दे। हाँ उनकी इजाज़त ले लेते हैं। उनके लंदन जाने से पहले 2 दिन पहले मैं उनके पास गया जी, वो खासी देर बैठा रहा। वो आपको पता है ये सारी चीज़ें कोई ना कोई सुनता है। तो मुझे चोई साहब ने कहा आया सामने पार्क बैठ रहे हैं गवर्नर हाउस में। अच्छा, हम दोनों कुर्सियाँ रख के बैठ गए और खासी देर बातें करते रहे। हालात बहुत ख़राब है, अच्छा मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये बात ये उन्होंने नहीं कही। लेकिन हाँ, इमरान खान साहब को जो अवाम लाई थी, इमरान खान ने उनकी उम्मीदों पर पानी नहीं तेज़ाब फेंक दिया। ये मेरी चॉइस सबसे खुद बात हुई है, मैं तीसरे बंदे की नहीं कर रहा। हम उनके कमरे से निकल के सामने ग्राउंड में बैठ के गवर्नर हाउस की आपने उनके इस्तीफे की भी ब्रेकिंग न्यूज़ दी हुई है, मैं इसलिए आपसे ये सवाल मैं क्योंकि मुझे पता है ना जो ये पता है इस्तीफा कब दिया था। नहीं बट काई साहब ये खबर बड़ी अहम है। अच्छा अब पता है क्या है, कुछ लगड़ बगड़ चाहते हैं कि चौधरी सरवर को भगाया जाए, उसके स्विमिंग पूल का पानी गंदा कर दिया कुछ। बहरहाल मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ और मलिक साहब मैं आपसे ये बात आगे कहूँगा, नंबरदार किसी और नहीं बने अगर टोर भी जानते, लिहाजा जो है ना जिस तरह ज़हीर अब्बास कहता था मैं रत्ता रुमाल बनता हूँ तो अच्छे, तो ये इस किस्म की बात है कि चौधरी सरवर। बहरहाल देखें क्या होता है, ब्रेक के बाद आते हैं। ये EVM का क्या सिलसिला, इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट किस एक पेज पे आएंगी या नहीं आएंगे, और गैस की कीमतें, टैक्सेस, रेवेन्यूज, इसके बाद वेलकम बैक। जी बात हमें जारी, बड़ी साहब जारी रखें बात आप। नहीं कल साहब गुजारिश ये है, इमरान खान साहब के लिए हालात अच्छे नहीं हैं। इमरान खान ने जो ताकतवर हलकों को यकीन दहानी कराई थी, सब उससे उल्ट हुआ। कोई एक बात ठीक नहीं है। देखें ये मुल्क है तो हम हैं। मुझे जानता हूँ चोई सरवर साहब किससे मुझसे मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ किससे मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक आज इस वक्त तक इमरान खान पूरा टाइम करेंगे। और जो मलक साहब ने कहा है, इमरान खान खुद अपने वज़न से गिरेंगे, बल्कि गिर चुके हैं। वो तो किसी ने संभाला हुआ, जिन्होंने संभाला हुआ उनके बारे में ना ही पूछें। लेकिन चोई साहब ने जो 2-3 बातें बताई हैं ना, इस मुल्क में जितने स्कैंडल अब आने हैं, रे रबदा ना। बट इसे इकॉनमी मेन मसला है, माशी सूरत जो खराब है। इकॉनमी इंटरनेशनल हालात ठीक नहीं कर सके, गैर ज़रूरी गुफ्तगू करके मुल्क को उन वो मसाइल की तरफ ले गए जिनमें निकालने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त। अच्छा आप वो तो आगे चलते हैं ना इलेक्शन कमीशन पे। इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल पोजीशन ले ली। उन्होंने कहा जी जो हुकूमत ने, थोड़ी सी बात, हुकूमत ने एक कमेटी बनाई है कि जी हम इसको जो इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट जो होगी ना वोटिंग आपने मैनेज करनी। आज उन्होंने पूरी पोजीशन ले ली। उनका ना ये हमारा काम है, हमारी कमेटीज़ करेंगे। तो यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा काजी साहब एक यार ये आवाज़ बंद कर दो। शहबाज शरीफ साहब को यकीन दहानी कराई गई है कि अगला इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से नहीं होगा, इमरान को जोर लगाने दे जितना लगाना है। अब ये बात किसी से कहना नहीं। कहाँ से हुई है भट्टी साहब, ये छोटी सी खबर। मुझे एक बात बताएं, शहबाज शरीफ साहब को ये यकीन दहानी किसने कराई है? यार मुझे क्या पता, नवाज शरीफ ने कराई होगी यार, ये इतनी बड़ी खबर मरियम साहबा ने कराई होगी। लेकिन भट्टी साहब जो आपकी असेंबली ने कानून बना दिया भाई, मुझे असेंबली ने तो कानून क्या बनाया। मेरी असेंबली में तो बजट किताबें भी, मजाक तो नहीं कर रहे आप। मैं आपको यकीन दहानी करा रहा हूँ, करा लें इलेक्शन, करा लें, ईवीएम होगा, मुझे बता देना। ये सारी कार्रवाई चल रही है, कुछ भी नहीं होगा इसका मतलब, पुराने तरीके से होगा। उन्होंने कहा जी करने दो, जो ये जोर लगाते हैं छोड़ दें। तो आज तो इलेक्शन कमीशन ने बड़ी साहब ये जो आपका हल्का, हाँ सॉरी इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा कि मशीनें भी हम खरीदेंगे।
ऑर्डर भी हम देंगे। आपकी बात में थोड़ी मुझे कोई खुशबू आ रही है। मैं खबर दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये बात हो चुकी है। इमरान खान साहब जितना जोर लगाना लगा रहे हैं। तो वैसे ही मुस्लिम लीग नून पूरे इख्तियार दे चुकी है। वो तो कहती है प्राइम मिनिस्टर भी यही सिलेक्ट करते हैं, उनके पास तो बड़े इख्तियारात हैं मेरे मुताबिक नहीं। अच्छा काजी साहब, एक छोटा हम साफी है ना, हमने तो इस तरह कुछ सूंघ की बातें सोच, ये इलेक्शन कमीशन को इसके आने की क्या जरूरत है? हम कबल वक्त भी इलेक्शन करवा सकते हैं, उसके लिए भी तैयार है। नहीं, वो उनकी हैसियत ही नहीं, वो किस कानून के तहत करा सकते हैं? वही कह रहा हूँ, इसमें की बात की नहीं, मलक साहब ने काजी साहब देखें, इलेक्शन कमीशन आइन से मुआवरा नहीं। वो जब टाइम पूरा होगा या इस दौरान कोई गड़बड़ हो जाए, असम्बली टूट जाए, अदम एतमाद आ जाए, अपोजिशन भी वोट आइन के मुताबिक कबल वक्त उसकी इख्तियार नहीं है। वो जब हुकूमत उसको शेड्यूल देती है उसके मुताबिक वो रिजल्ट कराते हैं। साहब, इस मुल्क में जब खबर आए कि आपका सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो है, मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा, वो अपने वजीर खजाना से कह रहा है ओवर इनवाइसिंग करा दे और ये खबर टीवी पे चल जाए, है तो उसमें मुल्क में आई बड़ी आज इसी से काम लेते हैं। मुझे बताया ना पीएम का भी कुछ कहता है यार, वो नहीं, ये वो नाराज हो रहे हैं अपना वो फलां कंपनी बसों वाली, तो क्या करें, चलो यार ओवर इनवाइसिंग करा दो। तो जब पीएम सिटिंग ये कहे और एक नेशनल होकअप पे एक बहुत बड़ा साफी ये बात चला दे और उसके बाद क्या है आपके पल्ले? सब मैं देखिए फिर आ जाते हो विक्ट्री साइन बना एक पहले अदवार वैसे अब खत्म हो गई है ओवर इनवाइसिंग, खत्म हो गई है, नहीं हो रही है, अब भी हो रही है यार। जो कुछ हो मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी हलाल की ना हमारी हराम है। जिसने ब्लो दी बेल्ट जाके ये हुकूमत बदले ले रही है ना, ब्लो दी बेल्ट, मैं लफ्ज कह रहा हूँ ब्लो दी बेल्ट। मैं कभी मैंने मुशर्रफ को भी देखा, नवाशी को भूल गया, अब जरूरत ही नहीं है उस पर यार। बात छोड़े, मैं कुछ नहीं कहता, जिहो जे गान वाले ओहो जे बजान वाले अल्लाह बारक। अच्छा, अब आप नहीं एक और हमारी जो हम बात करते थे हमारी सारी मौलाना साहब, एक बात कहूँ मैं आज आखिरी दफ़ा आपके सामने, शायद दोबारा भी करनी पड़ जाए, मैं अदारों से गुजारिश करता हूँ वो गैर जानिबदार। खूबसूरत बात, खुदा के खूबसूरत बात, ये मुल्क के लिए एक पाकिस्तानी की आवाज़ है, पाकिस्तानी अदारों के गैर जानिबदार हो जाए, वो लोगों को, चोरों लुटेरों को सहारा ना दे। खूबसूरत बात है पटी साहब। जिस वक्त तक आपके समाज और आपके सिस्टम में सरमाए की सराहित है ना, 2 नंबर पैसे का, ऐसे छोटी सी मैं चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ, फिर आप बोलिएगा। मैं देख रहा था, अभी तनकीद कर रहा था ना, हमारी सारी सियासत अदालत में चली गई। आज एक नई ट्रेजिडी है, एप्टमा जो चले जो मर्जी उन पर तनकीद करें, 5 से 10 बिलियन डॉलर कॉटन से आपको कमा के देते हैं, बट ये सब 40% आपकी गैस की कीमत बढ़ गई। और मज़े की बात क्या, अब वो सोच रहे हैं हम अदालत में जाएँ। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मुल्क ये जो है ये रियासती इदारों ने चलाना कि अदालत ने चलाना है। अब अदालत में ये लड़ाई होगी, एप्टमा जा रहा है जी कि ये गैस इतनी महंगी हम अपना कॉटन नहीं बना सकते। और आज की दूसरी खबर, हमारा जो खूबसूरत शहर है कराची, 3 रुपए 75 पैसे आज फी। मलिक साहब, ये अदालत में एक दफ़ा केस पहले जा चुका है। यार बात तो सुन प्लीज। अदालत में गया और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के पास गया और पेट्रोल की प्राइसेस की बात थी। वहाँ वकील ने कहा, हुजूर इस रियासत का और इस एग्जीक्यूटिव का तल्लक क्या है, ये तो मंडी तय करती है। ये बाकायदा कहा गया वहाँ पे कि जी इस वक्त एग्जीक्यूटिव का कोई ताल्लुक नहीं रह गया, ये आइन शाइन इधर ले जाएं, आप जो उधर जो बैनुल अक़वामी मंडी में कीमत तय होगी यहाँ आपको देना पड़ेगा। तो इस वक्त जो है बुनियाद जिस पे कोई बंदा बात नहीं करता, इमरान बुरा, नवाज शरीफ बुरा, भुट्टो बुरा, और बात यह है कि आपकी मैशत के लीवर्स किसके हाथ में है? Who runs it? वो पीछे बैठे हैं, अगर मैंने गाला कटी जा रहे हैं। नहीं कायसा भी रियासत नहीं है, हमारा निज़ाम रियासत ये 30 साल में यही हुआ है। और ये आपके जो है ना सारे जिनको आप माशाल्लाह बड़े मोहब्बत हम करते हैं जिनसे, इन्होंने 30 सालों में यही बुनियाद रखी है ना इस मस्जिद की। अच्छा भट्टी साहब, मुझे आप बताएं, WTO, वर्ल्ड बैंक, ये कौन गया? 40% आपने गैस महंगी कर दी, अब 3 रुपए 75 4 रुपए समझ लें, कराची वालों को भी आपने निज़ाम में डाल दी। मुझे बताएं, इस मुल्क में कोई चीज़ पैदावारी को बना सकते हैं हम? आप क्या इसका असर मौका दे दें, क्या होगा? ये मुल्क 2-3% दरिंदों के लिए, जिनके पास असला है, ताकत है, पैसे खरीदने का। 90 अगर जो बंदा करप्ट है, जिसके पास ताकत है असले की, बस इतना ही काफी। अच्छा मलिक साहब, ये बताएं कि यार एक तो है कि 5 महीनों में FBR ने 303 अरब रुपया फालतू पिछले निस्बत बढ़ाया है, तो वो तो मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए पॉजिटिव चीज़ है। तो पॉजिटिव चीज़ है। अब तो आपको पता है 40 शहर उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिए हैं प्रॉपर्टी वाइज, 40 सिटीज़ हो गई उसमें, पंजाब सारा। लेकिन FBR अगर वो काम कर दे जो कि उसने डॉक्टर कलाम साहब ने भी कहा था कि जो बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं, असल काम अगर उनको हाथ डाल लें तो मेरे ख्याल में FBR और इफेक्टिव हो सकता है, इससे भी ज़्यादा। मगर काजी साहब, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं, आपकी मैं राय लेना चाह रहा हूँ। जब आप इकोनॉमी को बूस्ट किए बगैर टैक्स बढ़ाएंगे ना, तो रिसेशन और बढ़ेगा। बहरहाल वो तो इकोनॉमी, वो तो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज और बाकी है, FBR का काम तो टैक्स कलेक्शन। बहरहाल ये जाइंट ये था हमारा आज का शो। कल फिर हाजिर होंगे।